नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुख करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश में एस्मा लागू किए जाने के फैसले पर भाजपा ने सरकार का बचाव किया है। बीजेपी का कहना है कि चुनाव के समय कर्मचारियों के हड़ताल और धरना प्रदर्शन से आम जनता का काम प्रभावित होता है। प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा है कि सरकार सभी पक्षों की बात सुनती है, लेकिन जरूरी सेवाएं और सरकारी कामकाज प्रभावित ना हो, इसलिए एस्मा लागू किया गया है। कि सराहनीय फैसला, और ये पहली बार नहीं हुआ है कि एस्मा लागू किया गया। पहले भी चुनाव को नजदीक आते हुए देखते हुए किसी भी प्रकार से जनता को कोई भी कार्य में बाधा ना आए, उसको लेकर एस्मा पहले भी लगाई गई है। और ये एस्मा लागू होने से ये भी फायदा होता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी जो सरकारी उसकी गतिविधियां, जो उसका सरकारी काम काज है, उसको वो सरकारी कर्मचारी किसी भी प्रकार की हड़ताल में शामिल नहीं होगा, क्योंकि इससे जनता को जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है वो बाधित होती है, उनके कार्य जो रुक जाते हैं एस्मा लागू होने से। तो इन सब चीजों को लेकर एस्मा लागू की गई है, और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अगर सरकारी कर्मचारी को है तो वो सरकार से बात करे, न कि किसी भी प्रकार का धरना और प्रदर्शन करे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 में प्रस्तावित हैं, लेकिन समय से पहले चुनाव होने की चर्चाओं के बीच अब भाजपा ने खुद को पूरी तरह से तैयार बताया। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि चुनाव कब होंगे इसका फैसला निर्वाचन आयोग करेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन बूथ स्तर तक सक्रिय है और सरकार के विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर पार्टी एक बार फिर से जनता का विश्वास जीतने का दावा कर रही है। चुनाव कब होंगे, क्या होंगे, ये भारत के निर्वाचन आयोग इसको तय करता है। उसी के अनुरूप चुनाव की तिथि वो घोषित करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है, चुनाव कभी भी हो, आज भी अगर चुनाव हो, क्योंकि हम सतत रूप से जनता के बीच में हमारा संपर्क जारी है और हमारी सरकार ने ऐतिहासिक कार्य की है, हमें किसी बात का डर नहीं है, भय नहीं है। कभी भी चुनाव हो, हम उसके लिए तैयार हैं। वहीं यूके एसएससी पेपर लीक में ईडी का बड़ा एक्शन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यह बड़ा एक्शन लिया गया है। हाकम सिंह की 63.30 लाख की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया। यूके एसएससी पेपर लीक में ईडी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी खबर आपको बता दें, हाकम सिंह की 63.30 लाख की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। पीएमएलए के तहत संपत्ति अटैच अवैध कमाई को वैध दिखाने का आरोप है। मनी लॉन्ड्रिंग जांच में ईडी की बड़ी कार्रवाई। पेपर लीक आरोपियों की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। पीएमएलए के तहत संपत्तियां अटैच, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, अवैध कमाई को वैध दिखाने का आरोप है ईडी द्वारा। ये बड़ी कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग जांच में ईडी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। बता दें, पेपर लीक आरोपियों की मुश्किलें यहां पर बढ़ती नजर आ रही हैं। यशराज आनंद संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यशराज, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बहुत बड़ी कार्रवाई यहां पर की है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड के बहुचर्चित यूके ट्रिपल भर्ती पेपर लीक मामले में ईडी यानी कि प्रबंधन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी हाकम सिंह रावत की करीब 63 लाख रुपए की चल और अचल दोनों संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। वहीं यदि बात करें तो ईडी का दावा है कि भर्ती घोटाले से अर्जित अवैध धन का इस्तेमाल संपत्तियां खरीदने और उसे वैध दिखाने के लिए किया गया था। एजेंसी की जांच अभी जारी है और मामले में जुड़े अन्य लोगों की भूमिका को भी खंगाला जा रहा है। वहीं ईडी के अनुसार यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत की गई थी। जांच में सामने आया कि हाकम सिंह और उसके सहयोगियों ने कथित तौर पर भर्ती परीक्षाओं में धांधली कर अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूली थी। इसी अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई करीब 63 लाख रुपए की संपत्तियों को एजेंसी ने अस्थायी रूप से अभी अटैच किया है। वहीं पर यदि बात करें तो वित्तीय जांच के दौरान ईडी को हाकम सिंह की आय और बैंक खातों से जुड़े कई अहम सुराग मिले। एजेंसी का दावा है कि उसे भर्ती घोटाले से करीब 95 लाख रुपए की अवैध कमाई हुई। बैंक खातों में बड़ी मात्रा में नकदी जमा होने के साक्ष्य भी जांच में सामने आए हैं। वहीं पर यदि बात करें तो ईडी के मुताबिक इस धन को वैध दिखाने के लिए आयकर रिटर्न में कृषि आय दर्शाई गई, लेकिन जांच के दौरान कृषि गतिविधियों से जुड़े दावे प्रमाणित नहीं हो पाए। वहीं एजेंसियों का आरोप है कि अपराध से अर्जित धन को वित्तीय प्रणाली के जरिए अवैध बताकर संपत्तियां खरीदी गई।
यानी कि मनी ट्रेल के जांच के दौरान ईडी ने 14 अलग अलग स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान जांच एजेंसी ने डिजिटल उपकरण, बैंक रिकॉर्ड, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड कब्जे में लिए। अधिकारियों का यह भी कहना है कि बरामद दस्तावेजों के आधार पर मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच कराई जा रही है। वहीं यदि बात करें तो 2016 और 2021 के मुताबिक, ईडी के मुताबिक कि 2016 और 2021 में जो यूके ट्रिपल एससी पेपर भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी और जांच में प्रश्न पत्र लीक करने, ओएमआर सीट में कथित छेड़छाड़ करने और अभ्यर्थियों को अवैध लाभ पहुंचाने के लिए संगठित नेटवर्क के काम करने के संकेत मिले थे और इसी एजेंसी ने पूरे नेटवर्क के वित्तीय लेन देन की पड़ताल की। और वहीं यदि बात करें तो जांच एजेंसी का यह भी दावा है कि हाकम सिंह ने आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के कुछ कर्मचारियों, परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े लोगों और कुछ लोगों और कथित बिचौलियों के साथ मिलकर पेपर लीक का संगठित नेटवर्क तैयार किया। आरोप यह भी है कि अभ्यर्थियों से भारी रकम लेकर उन्हें गोपनीय प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए और इसी अवैध कमाई का इस्तेमाल चल अचल संपत्तियां खरीदने में किया गया। तो वहीं यदि बात करें तो ईडी ने यह भी बताया कि मामले में विशेष पीएमएलए अदालत देहरादून में पहले ही अभियोजन शिकायत दाखिल की जा चुकी है, जिसमें आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के कुछ कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारियों, बिचौलियों और अन्य आरोपियों को भी नामजद किया गया। एजेंसी का यह भी कहना है कि जांच आगे जारी रहेगी और नए साक्ष्य मिलने तक अतिरिक्त कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं उत्तराखंड में पेपर लीक के मामले के सामने आने के बाद सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सख्त कदम भी उठाए हैं। नकल विरोधी कानून को और मजबूत किया गया, जबकि एसटीएफ, विजिलेंस और ईडी जैसी एजेंसियां आर्थिक अपराधों को भी समानांतर जांच कर रही है। सरकार का यह भी कहना है कि भर्ती प्रक्रियाओं की निष्पक्षता से समझौता करने वालों के खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ हाकम सिंह जो है, इसके चल अचल संपत्ति को भी अस्थायी रूप से कुर्क कर दिया गया है और आगे भी इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। बिल्कुल, और इस कड़ी में अभी कई और गिरफ्तारियां जो हैं, कई और कार्रवाइयां जो हैं वो यहाँ पर होती नजर आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया यशराज आनंद की तमाम जानकारी के लिए। उधर आपको बता दें कि संसद परिसर में राम मंदिर चढ़ावा मुद्दे पर सांसद पप्पू यादव के साधुवेश में किए गए विरोध प्रदर्शन पर सियासत तेज हो गई है। इस पूरे मामले में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि संसद परिसर में इस तरह का प्रदर्शन सनातन परंपरा और साथ ही संत समाज का अपमान है। बंसल ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है और धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ किया है। संसद परिसर और मकर द्वार को जिस प्रकार से विपक्ष ने घिनौनी हरकतें करने का एक अड्डा बना लिया है, खास तौर से जो कल घटना हुई है, श्रीमान पप्पू यादव जी ने जो वहाँ ड्रामा किया है, उससे देश भर के सनातन प्रेमियों में आक्रोश है। सनातन का ये अपमान है। जिस प्रकार से उन्होंने दिखाया है, वो कहना क्या चाहते हैं, लोग ये देखना चाहते हैं, क्योंकि चंदा जो चढ़ाने जाता है वो बड़ी श्रद्धा के साथ जूते उतार कर जाता है और वहाँ जो चंदा दे रहे थे वो जूते पहने हुए दे रहे थे। तो ये किस प्रकार की वो श्रद्धा व्यक्त कर रहे थे। उधर आपको बता दें कि संसद परिसर में सांसद पप्पू यादव के संतों का वेश धारण कर किए गए विरोध प्रदर्शन पर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चंदे को लेकर किए गए इस प्रदर्शन पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कड़ी नाराजगी जताई है। संतों ने इसे सनातन परंपरा और भगवा वस्त्रों का अपमान बताते हुए आपात बैठक की और तीखी प्रतिक्रिया दी। परिषद ने आपको बता दें कि पप्पू यादव के साथ साथ उनके प्रदर्शन का समर्थन करने वाले विपक्षी दलों पर भी निशाना साधते हुए चेतावनी दी कि संत परंपरा का राजनीतिक इस्तेमाल किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। असली नकली पांडे जी है कि पांडे जी कोई कंप्यूटर से बना के आए हैं कि इनका चेहरा असली की नकली है। ये मेरे पास न राइट था, न है, न रहेगा। इसलिए जांच कराना पड़ेगा पुलिस को कि देखिए कहीं खाल के ऊपर नया खाल तो नहीं लगाया गया है, क्योंकि नकली आजकल क्या होता है, कंप्यूटर से लगा देते किसी को, मालूम पड़े वो आदमी नहीं है। इसलिए जांच का विषय है।
कि जो पप्पू यादव ने संसद में कृत्य किया है उससे आज संसद भी शर्मसार है, बिहार की जनता भी शर्मसार है। पप्पू यादव ने जो कृत्य किया है वो बिल्कुल रावण वाला कृत्य किया है, और जिस प्रकार से रावण को आज तक क्षमा नहीं किया गया, क्षमा नहीं किया जा सकता। और आज हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री रविंद्रपुरी जी और महामंत्री हरिगिरी जी महाराज ने, जूना अखाड़े ने और समस्त संत समाज ने आक्रोशित होकर जो ये निर्णय लिया है कि पप्पू यादव देश के किसी भी कोने में मिलेगा तो उसको गधे पर बैठाकर, जूते की माला पहनाकर, काला मुंह करके उसका जुलूस निकाला जाएगा। उधर ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिला 63 किलोग्राम जूडो स्पर्धा में उत्तराखंड की उन्नति शर्मा ने कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि पर परिवार में खुशी का माहौल है। उन्नति की बहन रिया शर्मा ने कहा कि कई चोटों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्नति ने कभी हार नहीं मानी और बचपन से जूडो में मेहनत करने का सपना आज पूरा हुआ है और अब उनका अगला लक्ष्य ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतना है। वहीं उन्नति की मां ममता शर्मा ने बेटी की उपलब्धि पर गर्व जताते हुए कहा कि उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और संघर्ष का ये परिणाम है। हम लोग बहुत खुश, हम बहुत खुश हैं। वो अपने भारत के लिए मेडल लेके आई है कॉमनवेल्थ गेम्स में 2026 में, और उसने हम सबको बहुत ही प्राउड फील कराया है, चाहे वो अपना स्टेट हो, चाहे वो अपनी कंट्री हो, और चाहे वो उसका कॉलेज रहा हो या उसका स्कूल रहा हो या उसका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रहा हो। उसने सबको बहुत ही प्राउड फील कराया है और उसने छोटे से ही बहुत स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल इन दैट सेंस कि वो बहुत मेहनत करती आई है, वो मेहनत करती आई, आती रही, उसका डाउनफॉल भी हुआ। अभी इस मेडल से पहले वो थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी स्पोर्ट्स वाइज कि यार अच्छा नहीं हो रहा है, बट जब अब उसका आज मेडल आया तो वो बहुत ही खुश है। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है बोलने की, क्या बोलूं मैं उसके लिए। उसकी मेहनत है, उसके सर लोग हैं, उनका सहयोग है, उनका सब कुछ उन्हीं का है। हमारा तो ये है, हम उसके साथ पीछे खड़े रहे, ये है। तो वही 56 से कितनी उसने चोटें खाई है, कितना मेरे तो बोल के ना मेरी आंसू आ रहा है। कभी आलस नहीं करा उसने, जैसा ना जाना कि क्या है ना, जाना है तो जाना है। और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर हरिद्वार में बड़ा हादसा हुआ है। गार्डर गिरने से 2 कांवड़ियों की मौत हो गई है। फ्लाईओवर के नीचे ये दर्दनाक हादसा हुआ है। विश्राम कर रहे कांवड़ियों पर गार्डर गिर गया, दोनों घायलों ने अस्पताल में दम तोड़ा। बता दें आपको, बहादुराबाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया, पुलिस ने शुरू की जांच। गाजियाबाद के ये दोनों मृतक बताए जा रहे थे, जहां पर ये हादसा हुआ है। विश्राम के लिए ये रुके थे और अचानक से गार्डर गिरने की वजह से ये हादसा हुआ है। ये दर्दनाक हादसा हुआ है। अचानक से फ्लाईओवर का जो गार्डर है वो उन पर गिर गया। फौरन उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया। ये दर्दनाक हादसा हुआ है। ये दर्दनाक हादसा फ्लाईओवर का गार्डर गिरने की वजह से यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है बेहद दर्दनाक हादसा, दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये दर्दनाक हादसा बहादुराबाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया जिस दौरान ये हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि फ्लाईओवर का ये जो गार्डर था अचानक से उन पर आ गिरा और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही ये दर्दनाक जो हादसा है वो हो गया। तो गार्डर गिरने से 2 कांवड़ियों की मौत हो गई। ये बड़ी खबर आ रही है। फ्लाईओवर के नीचे ये दर्दनाक हादसा हुआ है। विश्राम कर रहे कांवड़ियों पर गार्डर गिर गया, दोनों घायलों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बहादुराबाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हर्ष सैनी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हर्ष,
क्या हुआ था, यह हादसा किस तरीके से हुआ और क्या ये कोई लापरवाही है? क्योंकि बताया जा रहा है फ्लाईओवर का ये जो गार्डर है वो गिरा है जब वहां निर्माण हो रहा था या फ्लाईओवर का कोई काम चल रहा था, तो ऐसी स्थिति में क्या वहां पर कोई विश्राम स्थल बनाया गया था कांवड़ियों के लिए? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें, ये जो शिवभक्त थे ये हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर लौट रहे थे। उसी दौरान सांसद जहां यहाँ पर एक चौकी पड़ती है और हैदराबाद थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर कुछ दूरी पर चलते ही फ्लाईओवर पर इन कांवड़ियों ने सोचा कि हम थोड़ा आराम कर लेंगे, क्योंकि ये गंगा जल लेकर लौट रहे थे अपने गंतव्य की ओर। तो जाहिर सी बात है, जब इतना लीटर वजन भी होता है तो थकान भी कांवड़ियों को हो जाती है। तो उस दौरान ही इन्होंने आराम करने की सोची और आराम करने के दौरान ही ये फ्लाईओवर के नीचे वहां पर लेटकर आराम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि उसी दौरान अचानक से कोई व्यक्ति जो गाटर है उस पर ऊपर जाने की कोशिश की, उसने ऐसा बताया जा रहा है। पर्सन जिसको जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके मुताबिक, और अचानक से कुछ ऐसा हुआ अनियंत्रित, जब ये गार्डर हुए तो अचानक से गार्डर नीचे गिर गए और उसमें दबकर ही दोनों कांवड़ियों के ऊपर जब ये गिरे तो वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। तुरंत पुलिस को जो है यहाँ पर सूचना दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद इन दोनों कांवड़ियों को अस्पताल ले जाया गया। आप देख सकते हैं काफी भारी भरकम ये गार्डर होते हैं और जब ये गिरे तो वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना और अस्पताल में जब इन कांवड़ियों को ले जाया गया उसी दौरान दर्दनाक इनकी वहां पर मौत हो गई और डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया है। साथ ही साथ कृष्ण और तनुज के रूप में इनकी पहचान हुई है। दोनों कांवड़िए उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं और इनके परिजनों को भी तुरंत सूचना दे दी गई। सब पोस्टमार्टम के लिए भी भेजवा दिया गया था। अब मौके पर प्रशासन लगातार यहाँ पर जांच में इसकी जुटा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस ने तथाकथित जो लापरवाही यहाँ पर सामने आई है, क्योंकि जिस तरीके से ये यहाँ पर फ्लाईओवर का जो काम चल रहा है, निर्माणाधीन ये फ्लाईओवर है, यहाँ पर लगातार काम चल रहा था और उसी दौरान अब देखना होगा, ये जांच में स्पष्ट हो पाएगा कि किसकी यहाँ पर लापरवाही नजर आती है। क्योंकि अब वहां पर हालांकि रुकने का स्थान नहीं था, ठहरने का वहां पर स्थान नहीं था, लेकिन हो सकता है कि भक्तों को वहां पर थोड़ी थकान महसूस हुई हो तो वो यहाँ पर आराम करने की उन्होंने सोची हो। तो ऐसा ही बताया जा रहा है कि वो आराम करने के लिए यहाँ पर रुके थे और अचानक से जब ये गार्डर जो है नीचे गिरे तो उनकी इसमें दबने से यहाँ पर मौत हो गई है। पुलिस इस बात की जांच में जुटी हुई है। तथाकथित तो ये पूरा जो है गार्डर जो इस तरीके से गिरे हैं, तो इसमें जो है पुलिस का ये कहना है कि जो भी इसमें जिम्मेदार होगा, वो कर्मचारी किसी भी विभाग का हो, उसको यहाँ पर बख्शा नहीं जाएगा। इस पर जो है कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष इस तमाम जानकारी के लिए। उधर आपको बता दें, हरिद्वार के मंगलौर में कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ खंडित होने के बाद मारपीट तोड़फोड़ का मामला जो है वो सामने आया है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर दिल्ली जा रहे एक कांवड़िए की कार की टक्कर दूसरे कांवड़िए की कांवड़ से हो गई और इसके बाद तो कुछ लोगों ने कार चालक के साथ मारपीट की और उसकी कार में तोड़फोड़ कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया, मुकदमा दर्ज किया गया और एक आरोपी राजा उर्फ राजेश को गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं हरिद्वार के दरअसल पतंजलि क्षेत्र में कांवड़ यात्रा के दौरान मारपीट की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि तेल से जलन की शिकायत को लेकर कुछ कांवड़ियों ने एक मालिश करने वाले युवक की पिटाई कर दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर युवक को भीड़ से सुरक्षित निकाला और हालात काबू में पाया। बता दें आपको कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की बात कही है। उत्तराखंड सरकार हर पात्र परिवार को अपना घर देने के संकल्प के साथ लगातार काम कर रही है और इस कड़ी में देहरादून के ISBT स्थित सिटी जंक्शन मॉल में आयोजित कार्यक्रम में 232 EWS लाभार्थियों को पारदर्शी लॉटरी प्रक्रिया के जरिए भवन संख्या आवंटित की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार हर पात्र नागरिकों को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी जनहित की योजनाएं जारी रहेंगी।
वहीं खटीमा में पिछले साल आई भीषण आपदा से प्रभावित व्यापारियों को अब तक मुआवजा नहीं मिलने पर कांग्रेस ने दरअसल नाराजगी जताई है। कांग्रेस पदाधिकारियों और व्यापारियों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जल्द राहत राशि देने की मांग की। उनका कहना है कि प्रशासन ने नुकसान का सर्वे कर मुआवजे का भरोसा दिया था, लेकिन 1 साल से ज़्यादा समय बीतने के बाद भी कई व्यापारी सहायता से वंचित हैं। कांग्रेस ने लंबित मामलों का जल्द सत्यापन कर सभी पात्र व्यापारियों को जल्द मुआवजा देने की मांग की है। 2024 में खटीमा के अंदर एक बाढ़ आई थी, भीषण बाढ़ के रूप में एक आपदा आई थी। उसमें काफ़ी सारा नुकसान खटीमा के लोगों को हुआ था और मेन मार्केट में, बाज़ार में भी व्यापारियों को भी बहुत सारा नुकसान हुआ। उसको लेकर उस नुकसान को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने एक धनराशि जो है वो बाढ़ पीड़ितों के लिए अवमुक्त करी थी, जिससे कि कुछ राहत बाढ़ पीड़ितों को मिल सके। लेकिन उसमें व्यापारियों को अभी तक वो धनराशि जो है उन व्यापारियों को नहीं पहुंच पाई है। सरकार ने अधिकारियों को भेज के दुकान टू दुकान अधिकारी गए भी, उन्होंने सर्वे रिपोर्ट भी बनाई, सर्वे रिपोर्ट सरकार को भेजी। सरकार को भेजने के बाद वहाँ से पैसा अवमुक्त भी हुआ, लेकिन वो पैसा कहाँ गया ये बड़ी सोचने की विषय है। देखिए, पहले पूर्व में हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, जिसमें मैंने अपने जो हमारे बाढ़ पीड़ितों हमारे व्यापारी भाई को अन्याय हमारे साथ हुआ था, पैसा जो रिलीज़ हुआ था वो पैसा नहीं मिला। इसके लिए हमने अपने माननीय विधायक भुवन चंद कापड़ी जी से हमने अनुरोध किया था कि हमारे आप व्यापारी भाइयों का आइए, हमारा साथ दीजिए, क्योंकि हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज उन्होंने हमारी आवाज़ सुनी। इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।